Sir, we are not here as party representatives because the subject matter doesn't relate only to any political party. This relates to the functioning of our democracy. और लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए कि जो चुनाव हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसमें जनता का विश्वास हो. ये हमारा लक्ष्य है. Sir, if you look back on major reforms that have taken place in this country, और मैं इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा, वक्त कम है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में ये देखते हैं कि मनी पावर का कितना रोल रहता है, पैसे का कितना रोल रहता है. तो हमने तय किया कि लोकसभा में जो कैंडिडेट होगा वो 94 लाख खर्च, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और असेंबली में 40 लाख. अब हम जानते हैं, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका पालन होता है? नहीं होता ना. तो कौन सा सुधार ला रहे हैं हम उसके बारे में? और दूसरी बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है. क्या हमने उसके बारे में सोचा? पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी खर्च कर दें, और मतलब कि जो पैसा बह रहा होता है तो हम देखते हैं किस तरह से बह रहा है. तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आज तक में इसमें हम सुधार नहीं लाए. दूसरा, हम बड़ा भारी सुधार जो लाए थे वो 10th शेड्यूल का था. आपको याद है कि आया राम गैर राम की प्रक्रिया चल रही थी और लोग पार्टी बदल के जाते थे दूसरी तरफ. तो हमने सोचा 1985 में कि 10th शेड्यूल लाया जाए, संशोधन किया जाए संविधान में. तो 1985 में 10th शेड्यूल लाया गया. वहां स्प्लिट की बात हुई और मर्जर की बात हुई. आज स्प्लिट कहाँ है? उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, हम ही ने दुरुपयोग किया. मतलब कानून लाते हैं फिर उसको हथियार बनाते हैं. ये असलियत है, इस देश की असलियत है. 10th शेड्यूल को क्या हुआ, स्प्लिट को क्या हुआ, हमें उसको रद्द करना पड़ा. फिर केवल मर्जर की बात आई. मर्जर कोई पार्टी, आज की पार्टी कोई मर्जर नहीं करती. स्प्लिट के द्वारा ही सरकारें बदली जाती हैं. तो कहां सुधार हो रहा है? जो भी कानून आता है उसका हम खुद लोग उल्लंघन करते हैं. फिर आपको याद होगा 2017-18 में एक फाइनेंस बिल आया. मेरे दोस्त अरुण जेटली थी वहीं बैठे थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा जो पुराना जो फाइनेंस बिल के जो संशोधन कर रहे थे कंपनीज एक्ट में, क्या संशोधन था? पहले था कि कोई कंपनी जो 3 साल की उसकी काम नहीं है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती. उन्होंने उसको चेंज कर दिया. आप कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करो, कल आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. फिर दूसरा था कि जब तक वो 7.5% प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, उसको रद्द कर दिया. अब जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सके. तो मतलब कि आप सुधार तो लाते हैं लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं. फिर साथ साथ में ये भी हुआ कि उसका नतीजा ये हुआ कि 6,000 करोड़ एक पार्टी को चले गया. एक ही पार्टी को 6,000 करोड़ मिला. नहीं तो एक मिनट जस्ट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. I am not saying anything, sir. I am just trying to. I'm not. See, so वो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी कितना भी पैसा दे दे. साथ में जब फंड देना पड़ता था तो रेजोल्यूशन होता था बोर्ड का कि किस पार्टी को फंड दे रहे हो, वो भी रद्द कर दिया. सो अभी किसी पार्टी को फंड दो, नाम नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड वो खत्म हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संवैधानिक था. तो जो मेजर जो सुधार लाए हो उसका तो आप उल्लंघन करते हो. तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन आउटकम, ऐसा नहीं होना चाहिए सर. बहुत बहुत धन्यवाद. मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी. अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए. मान्यवर, इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया. और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए
वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे बेटे ज्ञान मत दीजिए। मान्यवर, ये देश के संविधान में मान्यवर ये देश के संविधान से संविधान के अनुच्छेद 2 से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये 3 चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को देखनी है। चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है।